अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आर फॉर्म ड्यू टू रेनबोज जो होते हैं वो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं। तो देखिए, जब सनलाइट इंटर होती है ना ड्रॉपलेट्स में, तो वो क्या करती है, बेंड करती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इसकी वजह से जो कलर्स होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं इनटू द एयर, और वो हमें रेनबो फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे रेनबोज जो फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यहाँ पर एक और भी जो है आंसर दिया जा सकता है, और वो आंसर है डिस्पर्जन का, लेकिन ऑप्शन गिवन नहीं है। क्योंकि जो सनलाइट से आने वाले ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन इन दोनों की वजह से क्या करते हैं, रेनबोज फॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a pattern of bright and dark bands is observed on the screen. This pattern is evidence of। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमें ये प्रूव करके दिया था कि लाइट की नेचर क्या होती है, वेव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वेव नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम अ लेजर passes through two slits separated by 0.0050 मिलीमीटर। अब इन्होंने क्या दिया भाई, ये इन्होंने आपको दिया हुआ है डी, ठीक है ना, स्लिट सेपरेशन। The third bright line on a screen is formed at an angle of 18 degree। थर्ड ब्राइट लाइन का मतलब m की वैल्यू क्या होगी, 3। थर्ड ब्राइट लाइन m की वैल्यू क्या होगी, 3। एंगल कितना है, 18 डिग्री रिलेटिव टू द इंसिडेंट फील्ड। व्हाट इज द वेवलेंथ, लैम्डा आपने बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले को मैं यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फार्मूला है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। लैम्डा अगर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। चले अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डी की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.005 एक्सपोनेंट -3, साइन है 18, साइन 18 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू क्या है, तो एम की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर। 5.15 exponent minus 7. 5.15 एक्सपोनेंट माइनस 7. 7, -7। Yes. अच्छा, इस -7 को अगर मैं पॉइंट डिस्प्लेस करूं, क्योंकि मेरे जो आंसर है वो इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहे, तो अगर पॉइंट को मैं आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 515, और 515 के बाद ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -9, और एक्सपोनेंट -9 को मैं नैनो लिख सकता हूं। तो आप देखें 515 नैनोमीटर, यह आंसर ऑप्शन में गिवन है। तो ये है सी ऑप्शन, 515 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट। अगेन आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है, सिंगल स्लिट डी। कहते हैं विथ 610 नैनोमीटर ऑरेंज लाइट, क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, टू फॉर्म अ फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमा। फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमा का मतलब ये हो गया कि यहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है, यहां से अगर डी फाइंड आउट करना है फार्मूला बन जाएगा एम लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सॉल्व कर लेंगे तो यहां से डी क्या आ जाएगा, ये 1.22 माइक्रोमीटर के करीब आएगा, जरा चेक कर लेगा। ठीक है, वरना क्लास खत्म हो जाएगी 1 मिनट है। 1.223 exponent हाँ, minus 6. ठीक हो गया, -6, ठीक हो गया ना, ये माइक्रोमीटर ही है। तो उसमें उसने लिखा है कि टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3500 नैनोमीटर। ये आपको गिवन है स्लिट सेपरेशन, यानी कि डी की वैल्यू। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है डी की वैल्यू। फिर कहता है इफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, अगर वाइट जिसकी लाइट क्या है 500 नैनोमीटर, इसकी क्या है, वेवलेंथ है, ये लिख देते हैं लैम्डा। ठीक है, passes through the slits and produces an interference pattern, the m is order minimum appears at an angle of 30 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू भी इन्होंने आपको दे दी है। ठीक है,
और आपसे कहते हैं कि जो m है उसका आपने ऑर्डर बताना है मिनिमम अपीयर यानी कि मिनिमा के लिए। अब देखिए मिनिमा के लिए जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ रहे होते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हमने मिनिमा के लिए फार्मूला पढ़ा है d sin थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ लेमडा। ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसके अंदर से फाइंड आउट क्या करना है, मुझे इसमें से m निकालना है, तो m निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करता हूँ और इसमें से क्या करता हूँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे इस फार्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा फार्मूला m के लिए क्या हो जाए, बन जाए। लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, डी साइन थीटा के नीचे डिवाइड करेगा, तो फार्मूला ये आ जाएगा डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा और इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ। प्लस का हाफ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा माइनस हाफ इज इक्वल्स टू m। ठीक है ना। तो अब ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के बाद अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए डी की वैल्यू है 3500 नैनोमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 3500 एक्सपोनेंट माइनस 9। ठीक है। उसके बाद साइन 30 के बराबर होता है डिवाइडेड बाय, और लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर, 500 नैनो एक्सपोनेंट माइनस 9, और ये आपके पास क्या हो गया -1/2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1/2 और यहाँ क्या आ गया m। ठीक है। अब जरा देखें कि सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्सपोनेंट -9 एक्सपोनेंट -9 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये दो जीरो से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 1 5, 5 7 35। तो यानी कि ये आ गया 7 साइन 30 बराबर होता है 0.5 के, -1/2 को भी 0.5 लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 7.5 से जब मल्टीप्लाई होगा, 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना, तो ये आ जाएगा 3.5। 3.5 में से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखें m की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये देखें, ये मैंने विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके बताया कि हम कैसे विदाउट कैलकुलेटर चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप जल्दी जल्दी चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं व्हाट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है, और इसके अंदर एक अरेंजमेंट होती है जो कि पीरियोडिक होती है, स्लिट्स या लाइंस की, जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट क्या है, अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ स्लिट्स और लाइन दैट प्रोड्यूसेस डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल थ्रू अ नैरो स्लिट इट बेंड्स स्लाइटली अराउंड द एजेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। आप जानते हैं इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। ये डेफिनेशन है डायफ्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सेपरेट्स व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बिकॉज। देखिए व्हाइट कलर्स के अंदर क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो जब वो डायफ्रैक्ट करती है तो उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स का बैंड आपको नजर आता है, एक रेनबो टाइप का, तो वो क्यों नजर आता है, क्योंकि ये जब लाइट को डायफ्रैक्ट करता है तो वो डायफ्रैक्शन डिफरेंट एंगल्स पर होती है। हर एक कलर की जो डायफ्रैक्शन होगी वो डिफरेंट एंगल पर होगी। क्यों, वेवलेंथ के हिसाब से। हमने यही तो पढ़ा है, डी साइन थीटा एम लैम्डा। तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो एक्चुअली डायफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। फिर 9 लाइट पासिंग थ्रू डबल स्लिट क्रिएट्स अ डायफ्रैक्शन पैटर्न, हाउ वुड द स्पेसिंग ऑफ बैंड्स इन द पैटर्न चेंज इफ स्लिट्स वर क्लोज टुगेदर। देखिए जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो स्लिट का डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम। और स्लिट का डिस्टेंस कम होने से जो बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं अपार्ट, यानी कि दरमियान में जो है वो एक डिस्क्रीट बाउंड्री आपको नजर आ रही होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो है द बैंड्स वुड स्प्रेड फार्थर अपार्ट। तो जो आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट के जरिए मिलता है, तो हमने यही पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ स्लिट्स इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो नंबर ऑफ स्लिट्स के इंक्रीज होने से जो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा वो एक क्लियर होगा, और जो है उसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और उनके दरमियान में गैप भी क्या होगा,
ज्यादा होगा। तो ये द बैंड्स वुड स्प्रेड फर्दर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? अगेन डेफिनेशन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव शार्प इमेज, इट इज ड्यू टू, अगेन ऑप्शन क्या है? डायफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट क्या करती है? नैरो एज से स्प्रेड कर जाती है, और इस स्प्रेडिंग की वजह से क्या होता है? उसकी शार्प इमेज आपको नजर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पैटर्न फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन लाइट पासेस थ्रू टू पैरेलल स्लिट्स? तो ये तो आपके पास वही यंग डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है? हमें ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं, और सेंटर पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा अल्फा, अ ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा विद ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। और यही चीज हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट falling on double slit separated by 2 micrometer if the third order maxima at an angle of 60 degree? अब देखें, ये अगेन एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और उसने कहा है हमें वेवलेंथ बतानी है, ठीक है ना? लैम्डा की वैल्यू क्या होगी इफ द लाइट फॉलिंग ऑन डबल स्लिट सेपरेटेड बाय 2 माइक्रोमीटर? तो ये आपको इसने क्या दे दिया है? ये आपको डी इसने दे दिया है। 2 माइक्रो को हम क्या लिखते हैं? -6 मीटर। इफ द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए एम की वैल्यू 3 होगी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अब जब डेटा बन गया तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला यूज करते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। तो यहाँ पर अगर मुझे लैम्डा फाइंड आउट करना है तो मैं फार्मूले को रीअरेंज करके इस तरह लिख सकता हूँ, डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, और ये आपके पास क्या आ गया? लैम्डा आइसोलेट। अब डी की वैल्यू आपको पता है 2 माइक्रो, 2 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। उसके बाद साइन 60, ये आ गया साइन 60 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू क्या हो गई? 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है, साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। तो अगर मैं इसको लिखूं 2 एक्सपोनेंट -6 साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, या फिर इसको हम 0.66 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसकी थोड़ी कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ। अगर हम विदाउट कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? तो देखें, अगेन यहाँ पर क्या है? 2 एक्सपोनेंट -6, 2 एक्सपोनेंट -6 अंडर रूट साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया? 3 सर इज इक्वल टू लैम्डा। जी जी, सर ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब बचा √3। अच्छा जी, अब √3 को अगर हम देखें तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है कि जो 3 होता है ना, 3, उस 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं √3 टाइम्स √3। ये एक ही बात है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखिए 3 की पर पावर होती है हाफ, यानी अंडर रूट की पावर क्या है? हाफ। तो जब आप दो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ और हाफ क्या हो जाता है? 1। इसी वजह से 3 को √3 भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची थी? एक्सपोनेंट -6 यहाँ बचा था, √3 यहाँ बचा था, डिवाइडेड बाय √3, और √3 यहाँ बचा था, ठीक है। अब ये √3 से √3 भी क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया? एक्सपोनेंट -6 और डिवाइडेड बाय √3। अब बात क्या आ जाती है कि √3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखें, 4 का रूट क्या होता है? 2। इसका मतलब √3 का रूट क्या होगा? 1.9 के करीब होगा, या 1.8 के करीब होगा। मैं इसको लिख देता हूँ, ये है 1.8। तो आप देखें, यहाँ से आपके पास आंसर जो आ गया वो आ गया 1/1.8 एक्सपोनेंट -6। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.8 को क्या करना है? सिंपल डिवीजन मेथड यूज कर लें। 1.8 और इसको 1 से क्या करें? डिवाइड। अब डेसिमल लगाने के बाद 0 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और बाकी वो जो डिवीजन होती है वो उसी तरह से हम करते हैं, ठीक है। वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? देखें, 1 डिवाइडेड बाय 1.8, सर 0.5555। ठीक है, 0.555।
ठीक हो गया ना। और ये है एक्सपोनेंट -6। तो इसका अगर सर आंसर इसको देखें तो हमारे इसको हमारे मैनुअल जो, कैसे करेंगे? हाँ, अब देख लेना, ये यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया ना। अब 1.8 को यस। किस तरह लिखा जा सकता है? 1.8 को लिखा जा सकता है 18 डिवाइडेड बाई 10। ठीक हो गया ना। और 1 को डिवाइड करें 18 से, तो जाहिर सी बात है कि फिर वैल्यूज जो होंगी डेसिमल पे चली जाएगी ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो आंसर है वो एक्सपोनेंट -6 से -9 में कैसे जा सकता है? क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 555 एक्सपोनेंट -9? और यस। मेरा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेशन से आप देख सकते हैं किसके करीब आ गया, 577 के करीब आ गया। इसके अलावा तो और कोई आंसर नहीं है ना जो इसके नियरेस्ट हो। तो जब हम विदाउट कैलकुलेटर एमडी कैट के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं। आप देखें इससे आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सिंगल स्लिट विथ 1.2 माइक्रोमीटर फॉर विच देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, लैम्डा। ठीक है। और इन्होंने आपको सिंगल स्लिट की विड्थ दे दी है और वो है 1.2 माइक्रोमीटर एक्सपोनेंट -6 मीटर। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये आपको उसमें क्या कर दिया है। अब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए डायफ्रैक्शन के अंदर हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या है डायफ्रैक्शन के अंदर? d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो यहां पर मैंने क्या करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला बन जाएगा d साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास क्या आ गया, m आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जब सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो परपेंडिकुलरली इंटर होगी। एंगल क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री का। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें तो d यहाँ पे किसके बराबर हो जाता है, 1.2 एक्सपोनेंट -6 साइन 90, m की वैल्यू 1। तो लैम्डा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो लैम्डा का आंसर आ जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट -6 मीटर। और इस 1.2 एक्सपोनेंट -6 को मैं 1.2 माइक्रोमीटर भी लिख सकता हूँ ना। अब जरा देखें कि आपका जो आंसर है वो किसके नियरेस्ट है। तो अगर आप देखें तो सबसे नियरेस्ट आंसर ये बनता है क्या, ए 1.04। 1.4। ठीक हो गया ना। तो ये तकरीबन नियरेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी 3 आंसर है वो तो इसके करीब भी नहीं आते हैं। तो यही अप्रोक्सीमेशन होती है जिससे हम अपने आंसर को जज कर लेते हैं। ठीक है। यस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? आपने बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन लाइंस और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी कि आपको डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। प्रोड्यूसेस अ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, एम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 2। ये है एम की वैल्यू। और वेवलेंथ ऑफ 760 नैनोमीटर, लैम्डा गिवन है। रेड लाइट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है, 60। अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे जी। डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमारे पास। अब इसके अंदर मैंने अगर डी को फाइंड आउट करना है तो मैं अपना फार्मूला रीअरेंज कर लूंगा और ये हो जाएगा एम लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अब m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो है 2। लैम्डा गिवन है हमें 760 नैनो एक्सपोनेंट -9 एंड डिवाइडेड बाय साइन एंगल है 60। ठीक हो गया। तो चलें इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे बता। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया 1.76 एक्सपोनेंट -6 बताया आपने, यस सर। -6 मीटर। अच्छा, अब जरा देखें कि इस वैल्यू को देखा जाए तो हमारी जो ऑप्शन है उनमें सब में नैनोमीटर गिवन है। नैनोमीटर लाने के लिए मैं ये करता हूं कि ये जो मेरा आंसर आया, इस आंसर में अगर मैं -6 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे +3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट -3 और एक्सपोनेंट 3 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मैंने जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखें एक्सपोनेंट -3 और -6 तो मिलकर हो जाएगा नैनो। तो ये आ जाएगा 1.76 एक्सपोनेंट -9 और 10 की पावर 3 जो है वो एज इट इज है, 10 की पावर 3 मीटर। अब -9 नैनो बन जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.76 एक्सपोनेंट 3 नैनो मीटर। और यही हमारे पास जो है वो ऑप्शन है और वो है डेल्टा। ठीक हो गया, 1.76 एक्सपोनेंट 3 नैनो
मीटर। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा जी, अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंपैरिजन वाला। और इस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो सबसे पहले वो कहता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फ्रॉम द पैटर्न फॉर्म बाय अ डबल स्लिट। तो अब आप क्या करें, डबल स्लिट और जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसके दरमियान में आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो सबसे पहली तो ये हो गया कि नंबर ऑफ स्लिट्स की अगर बात कर लें तो डबल स्लिट के अंदर दो स्लिट्स ही यूज होती हैं, इसी वजह से उसे डबल स्लिट कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी नंबर ऑफ इक्वली स्पेस स्लिट्स है, जिसे हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग भी डाल दूं कि ये है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और दूसरा आपके पास है डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा देखें कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि डबल स्लिट में दो स्लिट्स हैं और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में नंबर ऑफ स्लिट्स मौजूद हैं। और मैंने आपको बताया था 400 से लेके 2000 और उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन जो होती है वो पर मीटर जो है वो इसके ऊपर बनाई जाती है, पर सेंटीमीटर, पर मिलीमीटर, इस तरह से। फिर आते हैं नेचर ऑफ इंटरफेरेंस। तो नेचर ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो डबल स्लिट होता है उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रही होती है दो स्लिट्स के दरमियान में। और यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो मैनी स्लिट्स की वजह से हो रही होती है। वहां से डबल स्लिट यानी कि दो स्लिट में से जो लाइट निकलेगी वो क्या करेगी, आपस में आके इंटरफेयर करेगी और पैटर्न बनाएगी। यहाँ पर क्या होगा, हर स्लिट में से निकलने वाली वेव जाकर क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है, इसकी वजह से फायदा अगला पॉइंट आपको बताएगा, वो ये होगा जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो फ्रिंज की जो शार्पनेस है वो डिफरेंट होती है किससे, डबल स्लिट से। डबल स्लिट के अंदर जो फ्रिंजेस बनती हैं वो वाइडर होती है और लेस इंटेंस होती है, यानी उनकी इंटेंसिटी कम होती है तो ब्राइटनेस कम होती है। जबकि जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से इमेजेस बनाते हैं तो उसकी जो रिजल्ट होता है वो हमें ब्राइट, नैरो और एक पैटर्न मिलता है जो कि शार्पर होता है और इजियर टू रिजॉल्व होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर डबल स्लिट के अंदर जो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा वो वाइडर होगा और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। जबकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में इंटेंस लाइट होगी, फ्रिंज जो होगी वो शार्पर होगी। और इजियर टू रिजॉल्व का मतलब ये है कि डार्क और ब्राइट के दरमियान में एक डिस्क्रीट बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कि ये डिस्क्रीट है। ठीक है ना, ये चीज हमने लेक्चर मतलब के दौरान भी तस्वीर में देखी थी। जी जी, क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर हाँ जी, सकते हैं इसको? डिस्टिंग्विश। इजियर टू रिजॉल्व का मतलब यही है कि उसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो वेव्स के दरमियान में, जो पैटर्न के दरमियान गैप होता है वो आपको रिजॉल्वेबल होता है। ठीक है, फिर आते हैं ओके। इंटेंसिटी की बात। जैसा कि मैंने आपको बताया डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो इंटेंसिटी होती है फ्रिंज पैटर्न की वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी वेव्स आके कंट्रीब्यूट कर रही होती है इंटरफेरेंस के लिए। और बहुत सारी वेव्स कौन सी हैं, जो कि हर एक स्लिट में से निकल कर आ रही है। जबकि जब हम डबल स्लिट की बात कर रहे होते हैं तो इसमें इंटेंसिटी लोअर है एज कंपेयर टू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि सिर्फ दो ही तो वेव्स आ रही होती हैं। दो ही वेव्स आ रही है कहां से चलकर, एक स्लिट और दूसरी स्लिट से। और ये जब इंटरफेयर करती हैं तो इसका जो इंटेंसिटी होती है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के मुकाबले में कम होती है। फिर क्लैरिटी की बात कर लें, जैसे रिजॉल्व की बात जब कर ली है तो आपको ये बात पता चली गई कि इसका जो पैटर्न होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, वेल सेपरेटेड होता है, ब्राइट फ्रिंजेस। जबकि जब पैटर्न ऑब्जर्व इन डबल स्लिट इज लेस डिस्टिंक्ट, यानी आपको सेपरेट करने में या रिजॉल्व करने में मसला होगा, यानी आपको समझ नहीं आएगा, उसके अंदर डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं होगी। इफ स्लिट आर क्लोज टू द लाइट सोर्स इज नॉट परफेक्टली कोहेरेंट, यानी कि इन्होंने आगे कह दिया है कि अगर आपके पास स्लिट जो है वो आपस में करीब करीब ना हो तो फिर आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो बहुत ज्यादा लेस डिस्टिंक्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि उसको आप सेपरेट नहीं करके पढ़ सकते। ठीक है, तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डबल स्लिट के डिफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि टॉपिक चैप्टर का नाम ही इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन है, तो इसका तो डिफरेंस बनता है आपस में। फिर अगला क्वेश्चन, a beam of light always spread out. Why can a beam not be produced with parallel rays to prevent spreading?
अब क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ये जो बीम ऑफ लाइट होती है ये हमेशा स्प्रेड क्यों करती है? क्या हम कोई ऐसी बीम क्यों नहीं बना सकते जो पैरेलल रेस की हो और वो स्प्रेड ना करे? लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जितनी मर्जी जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट ले लें, लेकिन वो वेवलेंथ ऑफ लाइट किसी भी नैरो एज से पास होने के बाद डायफ्रैक्ट जरूर करेगी। और अगर ये डायफ्रैक्ट ना करे, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि लाइट की नेचर क्या होती है, वेव नेचर होती है, ठीक है ना? तो अब लाइट की वेव नेचर हमें पता किससे चलती है? इंटरफेरेंस से, डायफ्रैक्शन से, और जो आपके पास होता है पोलराइजेशन से। सोचे कि अगर लाइट स्प्रेड नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेव नेचर ही नजर नहीं आ रही, ठीक है ना? जैसा कि हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर भी पढ़ा है, आगे जाकर हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 21 में। तो वहां पर भी हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई जब इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो वो हम किसी और मटेरियल पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं, वहां पर तो स्प्रेडिंग शो नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट हो जाती है, और उस शॉर्ट वेवलेंथ पे सर डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कुछ भी ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। जी बोले। सर हम लेजर को जब करते हैं वो तो स्प्रेड नहीं होती, वो तो एक ही जगह पे पॉइंट करते हैं। हाँ, क्योंकि हम उसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए देखते हैं ना। आप फॉर एग्जांपल किसी लेजर को लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ऑब्जर्व करें तो लॉन्गर डिस्टेंस पे क्या होगा? लेजर लाइट जाती है और जैसे जैसे जाती जाएगी ना, इसके अंदर स्प्रेडिंग होती रहेगी इस तरह से। तो यस, लॉन्गर उसका डिस्टेंस पे डॉट देखें। उसका जी, डॉट बड़ा होता जाता है। बड़ा होता जाता है, तो बड़ा होने का मतलब यही है ना, डायफ्रैक्शन हो रही है ना, ठीक है ना? तो अब यहां पर उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, जैसा कि हमने बताया, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीटली पैरेलल बीम बिकॉज ऑफ द diffraction of light and limited diameter of the light source या slit size। तो अब जाहिर सी बात है, इसको तो हम मिनिमाइज कर नहीं सकते। जो एक लिमिट थी उस लिमिट तक कर सकते हैं, और उसके ऊपर डायफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए पैरेलल बीम कंप्लीटली बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसे हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसा कि लेजर लाइट के अंदर होता है, लेजर लाइट के अंदर मिनिमाइज कर देते हैं, लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते। अगले पॉइंट भी इसके पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अ बीम ऑफ लाइट must spread out due to phenomena called diffraction। ये बात हमें पता है। अगला पॉइंट, any beam of light with a finite diameter and wavelength exhibit diffraction causing the beam to spread out and not be produced with parallel rays। तो जो भी बीम ऑफ लाइट होगी जिसका एक फाइनाइट डायमीटर होगा और वेवलेंथ होगी, वो जरूर डायफ्रैक्ट करेगी, और अगर वो डायफ्रैक्ट करेगी तो वो बीम स्प्रेड आउट करेगी। इस वजह से वो पैरेलल रेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगला पॉइंट कहते हैं डायफ्रैक्शन कैन बी मिनिमाइज। जैसा कि मैंने बताया, डायफ्रैक्शन को मिनिमाइज तो किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली पैरेलल बीम इज नॉट पॉसिबल। और क्यों? ड्यू टू लिमिटेड डायमीटर ऑफ द बीम। अभी एक लिमिटेड डायमीटर, उससे कम नहीं किया जा सकता। तो लेजर लाइट शो डायफ्रैक्शन एट अ लार्ज डिस्टेंस। जैसा कि अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि जो लेजर लाइट होती है ना, वो भी डायफ्रैक्शन आपको शो करती है। कहां पर? जब आप उसको लार्ज डिस्टेंस पे जाकर देखेंगे, उसका जो पॉइंट होगा वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, और उसका जो सर्किल है वो इनहेंस कर जाएगा। और ये बात वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि हमने चैप्टर 21 के अंदर जाके पढ़ना है। और वो आपको यही बताता है कि दो चीजों को एक वक्त में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, और वो दो चीजें क्या है? डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द लाइट। यहाँ पर डायरेक्शन का वर्ड यूज कर लिया, जब हम वहां जाकर पढ़ेंगे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम मोमेंटम और पोजीशन को डिस्कस कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली, तो उस वक्त जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। लेकिन फिलहाल वो भी यही बात करता है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्प्रेड करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इन द सनलाइट द शेडो ऑफ बिल्डिंग हैज फजी एजेस इवन इफ द बिल्डिंग डज नॉट, इज दिस अ रिफ्रैक्शन इफेक्ट? तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के अंदर तो ये काम नहीं होता कि लाइट एजेस से स्प्रेड आउट करे। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर यही बात है, द फजी एजेस ऑफ अ बिल्डिंग शेडो इन द सनलाइट आर ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट, नॉट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये जो आपके पास सनलाइट है वो डायफ्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से एजेस जो होते हैं बिल्डिंग के वो शार्प नहीं होते और वो ब्लरी होते हैं। और उसकी रीजन क्या है? डायफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता। रिफ्रैक्शन के अंदर तो ये होता है कि लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? इसकी एक्सप्लेनेशन जरा पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है द फजी एजेस ऑफ अ बिल्डिंग शेडो इन सनलाइट आर कॉज्ड बाय डायफ्रैक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव
and bend slightly around the edges of the object. These bending spreads the light into shadow area, making the edges blurry. And it's how light spreads even when it passes through a small hole, creating soft blurry edges instead of sharp one. तो ये एग्जाम्पल को कंपेयर करते हैं किसके साथ, कि अगर आप एक स्मॉल होल में से लाइट पास कराएंगे तो जो उसके एजेस होंगे वो ब्लरी नजर आएंगे, और ब्लरी नजर आने का रीजन ही यही है कि लाइट क्या करती है, डायफ्रैक्ट कर जाती है। क्वेश्चन नंबर ये 4। क्या, ये जी फजी जी। एजेस, ये क्या प्रॉब्लम है, ये फजी फजी एजेस और फजी एजेस का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं ना कि एक लाइट, एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, अब लेट से ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पर जब सनलाइट जाकर इंसिडेंट करती है, लेट से मैं कहता हूँ ये सनलाइट, अब सनलाइट की वजह से इसका जो शेडो है वो यहां पर बनना चाहिए ना, ऐसा, ठीक है ना, यस। इसका शेडो बनना चाहिए। अब ये जो शेडो बनता है ना, जैसे अभी मैंने आपको ये बिल्कुल डिस्क्रीट लाइन से बना दिया ना, ये जब शेडो बनता है तो ये शेडो इतना ज्यादा शार्प नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, ब्लर। ये जो बिल्डिंग के एजेस है ना, वो आपको शेडो में ब्लर नजर आते हैं। तो वो उन्होंने यही पूछा था, ये फजी एजेस का मतलब यही है, ब्लरी एजेस क्यों बन रहा है जबकि बिल्डिंग तो शार्प है। तो इसका रीजन यही है कि जब लाइट इस एजेस पर पड़ती है ना, तो एजेस पे पड़ने के बाद क्या कर जाती है, स्प्रेड, और इस स्प्रेडिंग की वजह से उसके अंदर शार्प एज जो होता है वो आपको नजर नहीं आता। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं लेजर पॉइंटर emits a coherent beam of parallel light rays. Does the light from such a source spread out at all? तो अभी ये बात हम डिस्कस कर आ चुके हैं, लेजर पॉइंटर भी क्या करता है, स्प्रेड करता है लाइट को, जब आप डिस्टेंस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर यस सही होगा। द लाइट फ्रॉम अ लेजर पॉइंटर डज स्प्रेड आउट, ऑल्दो वेरी स्लाइटली, होती बहुत थोड़ी सी है लेकिन करती है। A laser pointer emits a coherent, monochromatic, highly collimated beam of light. Collimated का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। इसका मतलब तमाम रेज जो होंगी वो एक साथ ट्रेवल कर रही होंगी। फिर कहते हैं डायफ्रैक्शन इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग लाइट। इवन अ परफेक्टली कॉलिमेटेड लेजर बीम, परफेक्टली कॉलिमेटेड का मतलब परफेक्टली पैरेलल लेजर बीम कैन नॉट रिमेन परफेक्टली नैरो फॉर एवर। तो कभी भी ये ऐसा नहीं होगा एक ही लाइन में चलती रहे, बल्कि क्या करेंगी, स्प्रेड करेंगी, क्योंकि डायफ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो द बीम हैज फाइनाइट विड्थ, so due to the wave nature of light it undergoes diffraction over short distances। देखिए शॉर्ट डिस्टेंसेस पे क्या होगा, like a few meters, the spread is negligible, laser beams appear narrower। तो आप जब इसको बहुत करीब देख रहे होते तो आपको नहीं नजर आएगा, ना ही फील होगा कि यहाँ पर क्या हुई है, स्प्रेडिंग हुई है या नहीं। लेकिन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मैनी किलोमीटर्स, द बीम बिकम्स स्लाइटली वाइडर। और यही चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उसकी जो डायफ्रैक्शन की वजह से उसकी विड्थ बढ़ती रहेगी, और आपको स्पॉट जो होगा वो वाइडर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ सिंगल स्लिट टू क्रिएट अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। जैसा कि हमने अपने लेक्चर के अंदर भी देखा था कि एक आपके पास सिंगल स्लिट से डायफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह होता है। कहता है हाउ विल द स्पेसिंग ऑफ बैंड्स इन द पैटर्न चेंज इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज। तो अगर हम स्लिट की विड्थ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें, तो फिर आपको जो पैटर्न है वो किस तरह का नजर आएगा। तो देखें इसमें ये है कि जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो फार्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। अब क्योंकि स्लिट का रिलेशन देखना है तो हम यहाँ पर स्लिट का रिलेशन डिस्टेंस एंगल के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो क्या है, कहते हैं जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पहले आपने लिख दिया जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको शो करके बताया, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कहते हैं कि अगर डी को इंक्रीज किया जाएगा देन साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल, एंड थीटा भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना, डी को इंक्रीज करने से साइन थीटा स्मॉल, और क्योंकि साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा जो होते हैं वो स्मॉलर एंगल के लिए क्या होते हैं, सेम, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अगर साइन थीटा स्मॉल होगा तो इसका मतलब थीटा एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इससे स्मॉल होने से क्या होगा, द स्मॉलर एंगल थीटा फॉर मिनिमा मीन्स डार्क बैंड्स आर क्लोजर टू द सेंट्रल मैक्सिमम। क्योंकि हमने कहा था ना कि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है,
और आप देखेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उनके दरमियान में गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब डार्क बैंड्स क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। देयरफॉर स्पेसिंग बिटवीन द बैंड्स डिक्रीजेस इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज। तो ये आपके पास इसका जो है वो रिलेशन है कि डी बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है? ये चीज हमने अपने डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न था उसमें मैंने यंग डबल स्लिट और जो हमारे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उन दोनों के पैटर्न में दिखाया था। मैं आपको दोबारा यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला आपके पास पैटर्न। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये आपके पास है डार्क बैंड्स, ये डार्क बैंड्स है। जबकि यंग डबल स्लिट के अंदर अगर आप देखें तो डार्क बैंड की जो विड्थ है वो कितनी है, और जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसके अंदर डार्क बैंड की विड्थ कितनी है। और ये डार्क बैंड क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई है और ब्राइट फ्रिंज शार्प हो गई है, तो अगर देखा जाए तो डार्क बैंड आपस में करीब करीब हो गए ना। हाँ, ब्राइट फ्रिंज आपस में क्या हो गए, वो दूर दूर हो गए। इसी को तो कहते थे स्प्रेडेड अपार्ट। ठीक है ना? तो ये चीज उन्होंने वहां पर आपसे पूछी है। ठीक हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं डिस्क्राइब अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इट प्रोड्यूसेस। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है वो क्या होती है। ये एक ग्लास प्लेट है जिसमें बहुत फाइन इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस या स्क्रैचेस होती हैं जो कि रोलिंग इंजन से या फाइन डायमंड पॉइंट से बनाई जाती हैं। और इसमें से जब लाइट पास होती है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। अगला पॉइंट यही लिखा हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट लाइन इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ये चीज मैंने आपको बताई थी। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग, जिसकी वैल्यू थी, इसी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन। एल लेंथ है और एन कितनी नंबर ऑफ लाइंस। जब हम ये यूनिट लेंथ के लिए करते थे तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला बन जाता था 1/n के यूनिट लेंथ के लिए। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्लिट्स ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फुलफिल द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देन ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। ये चीज हमने जो है वो डिस्कस की थी जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे थे। ठीक है? तो इन्होंने सिंपल यही है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला जो टॉपिक है उसी को शॉर्ट करके पूछ लिया आपसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो what happens to the interference pattern if the same light falls on a grating that has more lines per centimeter? अब जरा देखें, आपने अभी पढ़ लिया ग्रेटिंग एलिमेंट के बारे में कि डी जो होता है वो बराबर होता है 1/n के। ठीक है? अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी तो डी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है? अच्छा, और डी की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब जो एंगल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा। यहां पे अगर मैं डी को एम से कंपेयर करूं तो वो ये भी शो कर रहा है कि अगर डी कम होगा तो एम भी, यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी आपको कम ही ऑब्जर्वेशन के लिए मिलेंगी। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो एक लिमिटेड आपको वैल्यूज के आंसर देता है, जीरोस -1 से लेके +1 तक, या यू के 0 से लेके 1 तक। अब जरा पढ़े इसको। लिखा हुआ है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग it produce a pattern of bright and dark fringes due to interference। ये बात है। इक्वेशन फॉर मैक्सिमा थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज डी साइन थीटा एम लैम्डा। अब आगे क्या कहता है? आगे वो ये कहता है कि अगर यही सेम लाइट फॉल करे ऐसे ग्रेटिंग पर जिसकी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ज्यादा है तो क्या होगा। तो फिर ये होगा कि जो आपका एंगल होगा ग्रेटिंग स्पेसिंग वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है? अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, जब डी आपके पास कम हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, लार्ज हो रही है। और ये लार्ज होने का मतलब ये है कि फ्रिंज जो होंगी वो स्प्रेड करेंगी फार अपार्ट। कौन सी फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज। ठीक है? यही चीज अभी मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रिंजेस स्प्रेड फार्दर अपार्ट, फार्दर अपार्ट। तो ये क्या होगी, सेपरेट हो जाएंगी और दूर दूर हो जाएंगी। वजह क्या है? क्योंकि एंगल बड़ा हो गया ना, एंगल बड़ा हो गया इसका मतलब स्प्रेड करेगी। हाँ, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल्स है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल में डिक्रीज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फ्रिंज पैटर्न है, जब जाहिर सी बात है अगर वो दूर दूर हो गए तो इसका मतलब फिर फ्रिंज पैटर्न भी तो कम हो जाएंगे, में डिक्रीज। सर जी ऑब्जर्वेबल जी। क्या होता ऑब्जर्वेबल का मतलब फ्रिंज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ये देखें, यहाँ पर टोटल कितनी फ्रिंजेस है? एक, दो, तीन। ठीक है। अब सोचें कि ऊपर आपके पास तीन थी ना, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा तो स्क्रीन के ऊपर तो आपको कम ही पैटर्न मिलेंगे ना, क्योंकि ये शार्प होते जा रहे हैं। ये देखें, ये शार्प हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें और ज्यादा फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेंगे, इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कह रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया अगला पॉइंट कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल में डिक्रीज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेशन टी साइन थीटा एम लैम्डा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? आपको बताना है इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात करूं तो आप जानते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये इक्वेशन ब्राइट फ्रिंज को रेफर करती है। ये कंडीशन है किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और जब हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा कंप्लीट लेमडा के, तो वहां पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और इसी वजह से हमने इसके लिए डी साइन थीटा एम लैम्डा यूज किया था। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वो था ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा। इसके बाद ये इक्वेशन आपको ये बताती है, इट स्टेट्स ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म बिटवीन रेज फ्रॉम एडजेसेंट स्लिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यही बात है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि ये आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इस इक्वेशन के जरिए आप इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस किसमें? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जबकि यही बात है जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर पढ़ते हैं, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डी साइन थीटा लैम्डा जो है वो आपको बताता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो ये इक्वेशन यूज की जाती है किस लिए? फॉर स्टडिंग लाइट डिफ्रैक्शन, फॉर फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम, एंड कैन आल्सो बी डिटरमाइंस एंगल with different maxima are observed। तो ये क्या कर सकता है? एंगल भी आपको बता सकता है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की भी स्टडी देता है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट भी करके आपको देता है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में इस इक्वेशन की ये सिग्निफिकेंस। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of following aspect of diffraction grating on the resulting interference pattern? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहते हैं कि क्या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का रिजल्ट होगा नंबर ऑफ स्लिट्स के चेंज करने से और विड्थ ऑफ द स्लिट के चेंज करने से? तो सबसे पहली चीज है नंबर ऑफ स्लिट। देखिए, जब आप नंबर ऑफ स्लिट्स को चेंज करते हैं, नंबर ऑफ स्लिट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उससे क्या होगा? तो लेट्स से अगर आप नंबर ऑफ स्लिट्स को इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा? जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो मोर इंटेंस होगा, शार्पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देगा। और उसकी वजह क्या है कि जो भी लाइट्स है वो लाइट वेव डिफ्रैक्ट करेगी हर स्लिट से और इंटरफेयर करेगी एक दूसरे के साथ और क्रिएट करेगी मोर प्रोनाउंस पैटर्न। यानी जो वो जो पैटर्न होते हैं वो क्लियर और शार्पर विद वेरी हाई इंटेंसिटी जो है वो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलता है। तो नंबर ऑफ स्लिट के बढ़ने से दो बातें याद रखें, इंटेंस और शार्पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। जबकि विड्थ ऑफ द स्लिट बढ़ाने से क्या होगा? देखें, विड्थ ऑफ द स्लिट का मतलब है डी। डी के बढ़ाने से नंबर ऑफ जो मैक्सिमा है या ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर आप देख लें एम और डी आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो जब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एम पर, तो उसकी वैल्यू साइन थीटा 1 कब देती है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है ना, कि लाइट जाकर 90 डिग्री से इंसिडेंट करे तो आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एम की। अब एम जैसे जैसे आप देखें तो एम और डी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन गेट मोर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बाय इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द स्लिट। तो आप जैसे जैसे विड्थ बढ़ाएंगे तो आपको जो मैक्सिमम है उसका ऑर्डर क्या होगा? वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एम और डी आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 10,
Describe the condition necessary for sustained interference pattern to be observed in young double slit experiment. ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वो है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि दो सोर्सेस कोहेरेंट होनी चाहिए, और कोहेरेंट का मतलब ये है कि उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। और ये चीज हमने इस चैप्टर के शुरू में डिटेल में डिस्कस की कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब है। 0 डिग्री है तो कंस्ट्रक्टिव, 180 डिग्री है तो डिस्ट्रक्टिव, और अदर देन 0 और 180 है तो फिर इंटरफेरेंस होगा लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए हम उस चीज को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, 90 डिग्री पर भी ऑब्जर्व होता है, हर चीज पर होता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले को इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि उस पर ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिल रही होती है। फिर दूसरी जो इसके अंदर कंडीशन थी वो ये थी कि जो लाइट बीम है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। इट मींस सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। ये दूसरा आपके पास जो था पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि जो दो स्लिट्स हैं वो करीब करीब होनी चाहिए ताकि जो सेपरेशन है स्क्रीन के ऊपर वो मेजरेबल हो। ठीक है, ये भी आपके पास तीसरा पॉइंट। चौथी जो कंडीशन थी वो ये थी कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल टू और लार्जर देन द स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन क्या है? डी। तो वो कहते हैं कि जो आपके पास लैम्डा है वो तो या कंपेरेबल हो या फिर लार्जर हो, किससे? स्लिट सेपरेशन से। तो हम ये लिखते हैं वेवलेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, या तो बराबर हो स्लिट सेपरेशन के या फिर वेवलेंथ क्या हो? बड़ी हो, तब जाकर क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट डायफ्रैक्ट करेगी एंड देन इंटरफेरेंस होगा। और लास्ट में the screen where the interference pattern is observed should be far enough from the slit to allow for measurable fringe separation। तो वो स्क्रीन दूर होनी चाहिए ताकि इंटरफेरेंस दरमियान में हो सके। अगर स्क्रीन करीब होगी तो इंटरफेरेंस का टाइम ही नहीं मिलेगा और उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी कि वो जाकर दो वेव्स आपस में क्या कर सके? इंटरफेयर कर सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है द लाइट ऑफ वेवलेंथ 633 नैनोमीटर। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर ना आपने एक चीज जो है वो ऑब्जर्व करनी है और वो है इसका डेटा। डेटा एक्सट्रैक्ट अगर सही हो गया तो फार्मूला कोई डिफरेंट नहीं है। आप फार्मूला देखेंगे डी साइन थीटा एम लैम्डा ही सबके अंदर अप्लाई हो रहा है, या फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होगा जो कि y इज इक्वल्स टू एम लैम्डा एल अपॉन डी है। तो अगर हम डेटा सही एक्सट्रैक्ट कर ले तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होना चाहिए। सबसे पहला द लाइट विद सर वेवलेंथ 6, आप देखें ओके द लाइट वेवलेंथ 633 नैनोमीटर। लाइट की वेवलेंथ है 633 नैनोमीटर, एक्सपोनेंट -9 मीटर। ये डेटा है। ठीक है, उसके बाद कहता है इस यूज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये आपको क्या गिवन है? स्क्रीन का डिस्टेंस, और वो कितना है? 2 मीटर। फिर आगे कहता है द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 10 माइक्रोमीटर। अब सेपरेशन ऑफ स्लिट हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 माइक्रो को मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंट -6 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। आपको डिस्टेंस बताना है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के दरमियान का। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपके पास m1 है उसकी वैल्यू 1 होगी, और सेकंड ऑर्डर के लिए m2 वो क्या होगा? 2 होगा। और हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट मैक्सिमा का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड सेकंड मैक्सिमा का, यानी कि y1 और y2। इनका हमने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सॉल्यूशन। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं तो फ्रिंज स्पेसिंग का जो फार्मूला वो है एम लैम्डा एल अपॉन डी। इसे हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग। तो अब ये फ्रिंज स्पेसिंग सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है किसके लिए? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो y1 m की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है लैम्डा। लैम्डा कितना है? 633 एक्सपोनेंट -9। ठीक हो गया। एल की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइडेड बाय, और डी की वैल्यू क्या है? तो वो है 10 एक्सपोनेंट -6। ठीक हो गया।
अब चलें इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम हमें ज्यादा लगेगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले इस 2 को अगर आप देखें तो ये 2 और 10 आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। ठीक हो गया। एक्सपोनेंट -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 + 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, y1 इज इक्वल्स टू 633 एक्सपोनेंट -9, और ये -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6, और डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से। ठीक हो गया। चलो अगला y1 इज इक्वल्स टू, अब 633 एक्सपोनेंट -9, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्सपोनेंट -9 + 6, तो क्या बचेगा, -3। ठीक है। और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, ये डिवाइड होगा किससे, 5 से। ये डिवाइड हो रहा है 5 से। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर अगर मैं डेसिमल को डिस्प्लेस करूं, ठीक है, तो क्या मैं 633 को इस तरह लिख सकता हूं कि y1 इज इक्वल्स टू 6.33 एक्सपोनेंट 2, और एक्सपोनेंट -3 पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं मैक्सिमम चीजें पावर में सॉल्व कर लूं और मेरे पास वैल्यू इतनी छोटी आ जाए जिसको मैं डिवाइड करना मेरे लिए क्या हो, आसान हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास बच गया 6.33 और डिवाइडेड बाय 5, इसकी डिवीजन हमें आती है। तो एक्सपोनेंट 2 में से एक्सपोनेंट -3 निकालें तो क्या बचेगा, एक्सपोनेंट -1। ठीक हो गया। अब 6 को 5 से क्या करें, डिवाइड करें। तो चले इसको अलग से करके देखते हैं। तो ये आपने लिख दिया 6.33 को मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन की तरह जा रहा हूं। तो ये आ जाएगा 5 × 1 = 5, यहाँ बचेगा 1, डेसिमल 0, ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 6 को 5 से डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.2 आता है, और इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंट -1। ठीक है। अब डेसिमल को अगर डिस्प्लेस करें, तो जब डेसिमल को आगे डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि -1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.12। अब जरा आप चेक करें कि हमारा आंसर अपने एग्जैक्ट आंसर से कितना दूर है, जरा कैलकुलेट कर कर देखें कि क्या आंसर आता है इसका। तो बी पार्ट में हमने क्या करना है, अब सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो y2 की वैल्यू क्या होगी, तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं फार्मूले के अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो अब यहां पर आपके पास आ जाएगा, m2 की जगह पे 2 आ गया, वेवलेंथ कितनी है, 633 एक्सपोनेंट -9, फिर यहां पर आपके पास जो है L1 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो गया d की वैल्यू, और वो कितनी हो जाएगी, 10 एक्सपोनेंट -6। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें कि जब हम पहली हमने फ्रेम निकाली थी, तो उसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कि इसके अंदर सिर्फ पूरी वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। यहां पर आपके पास m की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो मुझे बताएं, इसका मतलब जो पहले के मुकाबले में दूसरी वैल्यू होगी वो डबल होगी ना। ठीक है। तो उसे अगर मैं इस तरह से लिख लूं कि y2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.12, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.24। अब जरा एग्जैक्ट चेक करें कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आता है इधर से। सही, मैंने जब पूरा सॉल्व किया मेरा तो 0.1266 ही आ रहा है। 0.1266 आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये में से हमसे मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि लेंथ लेंथ जो है वो कितनी है, 2 मीटर है ना, ये गलती हो गई थी। अब जरा देखें, है ना, नियरेस्ट है ना हमारा आंसर 0.253, क्योंकि हमने पहला वाला भी तो अप्रोक्सीमेशन से ही लिया था। बात समझ आई। तो जब आप अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेशन से फिर आपके आंसर्स के अंदर इतना वेरिएशन आता है, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर जब आप कर रहे होते हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं, एक्यूरेसी पे नहीं। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम टू थर्ड मिनिमा। ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मिनिमा पे जाना है ऑन द स्क्रीन। तो मुझे बताएं थर्ड मिनिमा के लिए m की वैल्यू क्या होगी। हमने ये पढ़ा है ना कि थर्ड 3। मैक्सिमा के लिए m की वैल्यू 3 होती है, तो थर्ड मिनिमा के लिए m की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है, 2 2 होती है। बिल्कुल सही है। तो आप देखें यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, हमें उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा टू मिनिमा, यानी कि आपने y फाइंड आउट करना है, फ्रिंज स्पेसिंग। लेकिन ये फ्रिंज स्पेसिंग है मिनिमा के लिए, तो इसका मतलब फार्मूला भी मिनिमा का अप्लाई होगा। आगे उसने कहा है थर्ड मिनिमा, तो m की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना, ये थर्ड मिनिमा है, और इसे मैं m3 से रिप्रेजेंट करता हूं, m3 थर्ड मिनिमा जो कि 2 है। उसके बाद कहता है इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, अगर लाइट की वेवलेंथ कितनी हो, 400 नैनोमीटर, एक्सपोनेंट -9 मीटर, तो उसके बाद ये क्या कहता है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 0.5 मीटर, जो डिस्टेंस है स्क्रीन का वो है 0.5 मीटर, एंड स्लिट सेपरेशन इज 5 माइक्रोमीटर, और स्लिट की सेपरेशन है 5 माइक्रो एक्सपोनेंट -6 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपको डेटा गिवन है, आपने y क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले इसमें फ्लिंट जो आपके पास स्पेसिंग है फॉर मिनिमा, उसका फार्मूला लगाएं। तो हमने ब्राइट के लिए m लैम्डा पढ़ा हुआ है, डार्क के लिए क्या होगा, m प्लस हाफ, और बाकी पूरा एज इट इज है, लैम्डा l अपॉन d, ठीक है ना। ये है फ्रेंच स्पेसिंग फॉर मिनिमा, फ्रेंच स्पेसिंग फॉर मिनिमा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा अपना डेटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें थर्ड मिनिमा की वैल्यू निकालनी है, मैं y3 लिख देता हूं, m की जगह पे हमने 2 लिखना है, तो 2 प्लस 1/2, लैम्डा की वैल्यू है 400 एक्सपोनेंट -9। अच्छा, और उसके बाद l की वैल्यू कितनी है, 0.5, और डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट -6, ठीक हो गया। चलें अब जरा कैलकुलेशन करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो किस तरह से हम करेंगे, तो देखें, सबसे पहले 2 + 1/2, तो 2 + 1/2 को 1/2 0.5 होता है, तो क्या मैं 2.5 लिख सकता हूं यहां पर, ठीक हो गया। उसके बाद 400 एक्सपोनेंट -9, 400 एक्सपोनेंट 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट -7। ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने 400 में से 2 जीरो क्या कर दिए, ये 2 जीरो एक्सपोनेंट 2 बनाते ना, तो एक्सपोनेंट 2 -9 क्या हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय, यस सर, डेसिमल के आगे जाएंगे, डेसिमल के आगे बिल्कुल जाएंगे तो पावर ज्यादा होती जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपके पास बन गया। अब जरा देखें, यहां पे आपको 2.5 नजर आ रहा है, 2.52 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर 5 आ जाएगा ना, तो 2.51, 2.52 जा 5, तो नीचे क्या आ गया आपके पास 2। अच्छा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 एक्सपोनेंट -7। अब क्या बचा मेरे पास, अब ये मेरे पास बच गया कि ऊपर मेरे पास आ गया 2 एक्सपोनेंट -7, और 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट -6। जरा देखो, ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया, कैंसिल, एक्सपोनेंट -6 ऊपर चला जाएगा, तो एक्सपोनेंट -7 + 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट -1। एक्सपोनेंट -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1 लिख सकता हूं। 3, कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। आपको क्या दे दिया इन्होंने, एल दे दिया, ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं डेटा। तो जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। कहता है फ्रिंज स्पेसिंग ऑन द स्क्रीन इज 1 मिलीमीटर, ये फ्रिंज स्पेसिंग है डेल्टा वाई, और वो है 1 मिलीमीटर। इसे हम लिखते हैं 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। मैंने आपसे कहा था डेटा एक्सट्रैक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर डेटा सही एक्सट्रैक्ट हुआ तो आंसर भी सही आएगा, क्योंकि फार्मूला सही चूज होगा। फिर कहते हैं फाइंड द सेपरेशन, आपने स्लिट सेपरेशन बतानी है, स्लिट सेपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ये आपने कैलकुलेट करनी है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, नैनो को हम लिखते हैं एक्सपोनेंट -9 मीटर, ठीक है। अब जरा कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग, या जो हमारे पास वैल्यू है फ्रिंज स्पेसिंग की, वो क्या होती है। तो फ्रिंज स्पेसिंग को हम इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन डी, और ये फ्रिंज स्पेसिंग चाहे ब्राइट की हो या डार्क की हो सेम होती है, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज है ना, तो इस वजह से दो कंसेक्यूटिव के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है।
चाहे ब्राइट का हो चाहे डार्क का हो। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें निकालना है डी, रीअरेंज कर लें फार्मूला। तो फार्मूला रीअरेंज होके हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन डेल्टा वाई। चले सब्स्टिट्यूशन टाइम। लैम्डा 500 एक्सपोनेंट -9 है। अच्छा जी, एल की वैल्यू है 1 डिवाइड डेल्टा वाई है 1 एक्सपोनेंट -3। अब आपको समझ आ रही है ना सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? बस एक्सपोनेंट -3 यस को ऊपर लेकर जाना है। तो ये क्या हो जाएगा -9 + 3। तो जो डी की वैल्यू है वो क्या है 500 एक्सपोनेंट 9, ये हो जाएगा -6। ठीक हो गया। और 500 एक्सपोनेंट -6 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 5 एक्सपोनेंट -4, मैंने 2 0 यस कैंसिल कर दिए। अच्छा, और 5 एक्सपोनेंट -4 को अगर आप देखें तो इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.5 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि एक्सपोनेंट -4 का प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन एक्सपोनेंट -3 का तो होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.5 मिलीमीटर? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ना लिखने यस की। वैसे अगर मैं 0.5 एक्सपोनेंट या 5 एक्सपोनेंट -4 भी लिखूं, आंसर ये भी सही है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप देखें मिलीमीटर में आंसर आ गया, और डी को हम ज्यादातर कहां पर पढ़ रहे होते हैं? मिलीमीटर में तो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आप देखें विदाउट कैलकुलेटर हो गया सॉल्व। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द मिनिमम एंगल। अब आपने क्या करना है? मिनिमम एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डेटा हम बनाते हैं, और वो ये हो जाएगा थीटा। आपने क्या करना है? फाइंड आउट फॉर नॉन जीरो डायफ्रेक्टेड लाइट। डायफ्रेक्शन का यानी कि ये न्यूमेरिकल है। हैविंग स्लिट स्पेसिंग 2 माइक्रोमीटर। स्लिट स्पेसिंग को हमने पढ़ा है, ये डी होता है। स्लिट स्पेसिंग को लिखते हैं 2 माइक्रो, माइक्रो -6 विथ 400 नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 400 नैनो एक्सपोनेंट -9 मीटर। ये आपको क्या है, उन्होंने वेवलेंथ दे दी है। अच्छा, अब मिनिमम एंगल फॉर नॉन डायफ्रेक्टेड लाइट का मतलब यही है कि डायफ्रेक्टेड लाइट अगर नहीं है तो इसका मतलब वो तो सेंटर में बन रही होगी, और सेंटर में जो आपके पास फ्रिंज पैटर्न होता है उसे हम क्या लेते हैं? सेंट्रल फ्रिंज, उसे हम ले लेते हैं 1। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डायफ्रेक्टेड लाइट पहली होगी। अच्छा, उसके बाद एंगल आपने फाइंड आउट करना, सोल्यूशन पे आ जाए। तो डायफ्रेक्शन में हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है, और वो यही है, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमने क्या करना है? साइन थीटा दिया, थीटा इसके अंदर से क्या करना है? फाइंड आउट। तो मैं साइन थीटा को आइसोलेट कर लेता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो एम की वैल्यू है 1, लैम्डा है 400 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -6। अब जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो देखें क्या होगा साइन थीटा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 200 टाइम्स 400, टू सॉरी 2 2 जा 4। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा 200, 200। और 200 एक्सपोनेंट -6 को मैं लिख सकता हूं 2 एक्सपोनेंट -7, और -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +6। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट -1, और 2 एक्सपोनेंट -1 को आप लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, अब आपने क्या करना है? साइन थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.2। अब यहां पर आके आपकी लिमिटेशन आ जाती है कि अब ये बात विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं हो सकती। याद रखें, एमडी कैट में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको साइन इनवर्स या ऐसे एंगल फाइंड आउट करने हो जो कि नोन ना हो। ठीक है ना, नोन होंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं भाई साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होगा? साइन 0 के। ठीक है ना, यहाँ पर एंगल जो होगा वो 0 होगा। लेकिन ये 0.2 वाली जो चीज है वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं हो सकती। तो एमडी कैट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, तो बताएं क्या आंसर आएगा? 11.53। 11.53 डिग्री। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ गई? अब देखिए ना, ये बात है कि अगर आपको कहा जाए कि भाई साइन 11 किसके बराबर होता है, अब ये साइन 11 कोई ऐसा नोन नंबर थोड़ी है जिसका आंसर सबको पता होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं साइन 30 किसके बराबर होता है, ये याद होना चाहिए। साइन 45 नोन एंगल है, साइन 60, साइन 90,
साइन 180, ये सारे नोन एंगल है, इनकी वैल्यूज लोगों को याद होती है और प्रैक्टिस में रहती है। लेकिन साइन 11 ऐसे अननोन नंबर के फिर हमें एंगल्स भी पता होते हैं, वो कैलकुलेट भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 5 यस सर। कहते हैं कि द डेविएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर diffracted image formed by an optical grating having 5000 lines per centimeter is 32 degree. Calculate the wavelength of light used. तो अब यहां पर इसका सबसे पहले डेटा हम लिख लेते हैं। तो उसने कहा सेकंड ऑर्डर के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। डायफ्रैक्टेड इमेज की बात तो कर रहा है, डायफ्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस को अगर हम देखें तो वो है 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब इस पर सेंटीमीटर को अगर आपने कन्वर्ट करना हो पर मीटर में यूनिट लेंथ के लिए, तो आप देखें क्या करते हैं, 5000 लाइंस सेंटीमीटर जो है ना, सेंटी को लिख सकता हूं मैं एक्सपोनेंट -2, और ये एक्सपोनेंट -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। तो 5000 एक्सपोनेंट 2 लाइंस पर मीटर। देखिए मैंने कन्वर्ट कर लिया लाइंस पर मीटर में, और एक्सपोनेंट 2 क्या मतलब है, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट और ये हो जाएंगे 2 जीरो। अब ये आपके पास आ गई नंबर ऑफ लाइन पर मीटर, हो गया कन्वर्ट। अच्छा, उसके बाद एंगल उसने कितना बताया हुआ, एंगल उसने बताया हुआ है 32 डिग्री। ये एंगल है 32 डिग्री। अच्छा, आगे वो आपसे कहते हैं कि आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर आपने लैम्डा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए आपको डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डी की वैल्यू होती है 1/n। आपको याद है, इस फॉर्म कहते थे ग्रेटिंग एलिमेंट। अब ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये है यूनिट लेंथ के लिए 1 मीटर, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो वो है 5 एक्सपोनेंट, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 2, ये और 5 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -6, ठीक है ना। 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डेसिमल आ जाएगा 0.2, और उसके बाद फिर 5 ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -6। ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेटिंग। अब जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में फार्मूला आपको पता ही है कि डायफ्रैक्शन के अंदर हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। अब यहां पर अगर आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है तो फार्मूला हो जाएगा डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय और एम, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू। अब डी की वैल्यू क्या निकाली हुई हमने, 2 एक्सपोनेंट -6 साइन 32 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू है 2। अब देखो ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां बच गया एक्सपोनेंट -6। अब आपको साइन 32 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आंसर आएगा बताएं, 0.529। 0.529, ठीक है ना। अब 0.529 को अगर हम लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5.2 एक्सपोनेंट -5, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू ये आपके पास क्या हो जाएगी, और ये 5 नहीं -7 है, एक्सपोनेंट -7, क्योंकि 0.5 डेसिमल को अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। इसे मैं लिख देता हूं -7 मीटर। और अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं 5.2 एक्सपोनेंट -5 और -2 मीटर, तो ये आपके पास लैम्डा किस में आ जाएगा, 5.2 एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर में। और अगर मैं चाहूं मिलीमीटर में भी लिख सकता हूं, -4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये आपका जो है वो आंसर होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट का। इवन अगर मैं इसको इस तरह भी लिख देता ना कि लैम्डा का आंसर जो है वो मैं इस तरह लिख देता 0.529 एक्सपोनेंट -6, तो ये आंसर भी ठीक है। बस मैंने क्या किया है कि क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो लाने के लिए मैंने ये किया कि डेसिमल को आगे ले गया, एक्सपोनेंट -1 हो गया, -6 और -1 -7 हो गया।
और -7 में से मैंने इसको डिवाइड किया ताकि सेंटी की प्रीफिक्स बन जाए और वो एक्सपोनेंट -2 सेंटी के बराबर है, तो 5.2 एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।